फिर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सरकार की ओर से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया था, लेकिन इसको फिर से लागू किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि सख्ती से इसको लागू किया जाए और पता चले कि ये किसका है। हालांकि उसको लेकर लगातार विवाद भी होते रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह का फरमान, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं कि सरकार उस विवाद में खुद एक पार्टी क्यों बन रही है। हाँ, बिल्कुल, सरकार उस विवाद में पार्टी बन रही है और बल्कि कहा जाए कि सरकार ही विवाद पैदा कर रही है, बढ़ावा भी दे रही है। पार्टी नहीं बनी बल्कि विवाद पैदा कर रही है और पार्टी भी खुद बनी हुई है। तो ये एक तरीके से सरकार का काम जो है इस तरीके की चीज़ें करना नहीं है, और लेकिन सरकार कर रही है। अब सवाल उठ रहा है इसको लेकर। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। हम लोग सुन सकते हैं कि प्रमोद तिवारी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह मुद्दा बहुत गर्म रहता है, पिछले कुछ सालों से लगातार देखने में आ रहा है, और सरकार जिस सख्ती से इसको लागू करती है, बहुत सारे विवाद सामने आते हैं। तो उसको लेकर प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। कांग्रेस की उपनेता है राज्यसभा में और वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, कांवड़ियों के लिए व्यवस्था उस रास्ते पर होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था अपनी जगह है, उसको कैसे विवादित बनाया जाए, इस कोशिश में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि सरकार भी उसमें एक पार्टी बनी हुई, उसकी भी कोशिश ये है कि किस तरीके से कुछ लोगों को उस रास्ते से हटाया जाए, दुकान रखने से उनको मना किया जाए। उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं, और अभी भी अब जब इस तरह का फरमान फिर उसको सख्ती से लागू किया जाएगा तो विवाद फिर बढ़ेगा ही। हाँ, बिल्कुल, विवाद बढ़ेगा इस तरीके का, और जाहिर सी बात है कि विवाद बढ़ भी रहा है। और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि विवाद हो तो वो अपने मतदाताओं को संतुष्ट कर सके कि देखो भाई, हिंदुत्व का एजेंडा वो लागू कर रही है। अब ये किस तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा हो जाएगा, सवाल इस पर भी समीर जी उठ सकते हैं कि ये हिंदुत्व का एजेंडा अगर ये है तो क्या हिंदुत्व केवल दूसरों से बैर करना ही सिखाता है, इसको लेकर सवाल उठ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। इधर आज प्रधानमंत्री जो है समीर जी 5 देशों की 8 दिन की यात्रा पर उड़ लिए हैं, और इसको लेकर जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव संचार हैं, उन्होंने जो है एक बहुत तीखी टिप्पणी की है, और उन्होंने जो एक्स हैंडल है अपना, उस पर उन्होंने इसकी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है, और ये प्रधानमंत्री के लिए इस विशेषण का प्रयोग उन्होंने कल भी किया था कि सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री आज घाना में। 1960 के दशक के मध्य तक घाना और पूरे अफ्रीका की राजनीति पर क्वामे नक्रुमा का प्रभाव था। वे बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक शख्सियत माने जाते हैं। उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी आत्मीय संबंध था, और ये रिश्ता घाना की स्वतंत्रता से भी पहले का है, यानी मार्च 1957 से भी पहले का है। घाना की राजधानी अंकरा में एक प्रमुख सड़क का नाम नेहरू के नाम पर है। इसी सड़क पर इंडिया हाउस स्थित है। इसी तरह भारत में भी दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक सड़क का नाम क्वामे नक्रुमा मार्ग है। अब उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। अब आखिर में ये लिखते हैं कि कुछ साल पहले जब अफ्रीकी उपनिवेश का अंत भी नहीं हुआ था, तब पंडित नेहरू ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी अध्ययन विभाग का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर उन्होंने उनके बयान का उल्लेख किया है। तो ये तो जो तमाम देश हैं अमलेंदु जी दुनिया भर में, वहाँ पर नेहरू की क्या अहमियत है, उनके विचारों की क्या स्थिति है, और ये अफ्रीकी देश जो आज़ाद हुए थे उस समय, नए नवेले बहुत सारे जो नए स्वतंत्रता प्राप्त किया था, उन सब में किस तरह से नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को लेकर उनकी लीडरशिप में ये सारे लोग काम करते थे। ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन विदेश जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का भले उल्लेख नहीं करते हैं। वहाँ के नेता, और वहाँ के चाहे विपक्षी नेता हो चाहे सत्ता पक्ष के नेता, वो प्रधानमंत्री को याद दिलाते हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू के देश से आए हुए हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है। हाँ, बिल्कुल, अक्सर ऐसा देखने में आता है। और जो अभी जो सरकार ने भेजा था एक प्रतिनिधिमंडल, जी हाँ, कई देशों में जो प्रतिनिधिमंडल गए थे, और उस प्रतिनिधिमंडल से लौटकर जब सुप्रिया सुले आई, जो एनसीपी की नेता हैं, जी हाँ, और उन्होंने फिर अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा और एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में भी कहा कि हमें बड़ी खुशी ये हुई कि जब हम गए तो हमारा बहुत सम्मान किया गया, और ये कहा गया कि आप नेहरू और गांधी के देश से आए हैं। जी, यानी अभी भी भारत की पहचान गांधी और नेहरू के देश से है। नरेंद्र मोदी के 11 साल क्या बेकार चले गए कि इसको अभी तक गोडसे और गोलवलकर का देश नहीं कहा जा रहा है। जी, ये सवाल उठ सकते हैं। तो ये याद दिलाने की कोशिश जयराम रमेश कर रहे हैं कि किस तरीके से गांधी और नेहरू का देश भारत आज भी है। तो ये पूरी दुनिया भारत को अगर जानती है, ये तो प्रधानमंत्री के साथ खुद कई बार किस्से हो चुके हैं। हाँ, जी हाँ, क्यों गए तो कहा गया कि आप तो नेहरू के देश से आए हैं, नेहरू के आप देश से आए हैं, आप गांधी के देश से आए हैं। और प्रधानमंत्री खुद जब जाते हैं
तो जाकर के गांधी प्रतिमा पर वहां जाकर पुष्प चढ़ाते हैं। जी हाँ। तमाम देशों में जाते हैं। अब चाहे मजबूरी समझ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, यानी अगर मजबूरी भी आपको करनी पड़ती तो आपकी मजबूरी समझी जा सकती है कि आप ना चाहते हुए भी आपको गांधी को याद करना पड़ता है और बाहर जाकर आपको कहना पड़ता है कि आप गांधी के देश से आए हुए हैं। बिल्कुल, ये चीज़ है और उसी को याद दिलाया है कि अफ्रीका के तमाम जो देश हैं, छोटे बड़े देश, उनके साथ भारत के क्या रिश्ते रहे हैं और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब उन देशों में भी चूंकि उपनिवेशवाद के प्रभावित वो देश भी रहे, उनके साथ उस दौरान भी भारत के क्या रिश्ते रहे हैं। और ये रिश्ते एक दिन में नहीं तय होते हैं, 1-2 साल में नहीं तय होते हैं और लंबी प्रक्रिया के दौरान तय होते हैं, उसी का को रिफ्लेक्ट करता है। और इसीलिए तो अमलेंदु जी लगातार जो अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने अभियान चलाया, उस दौरान भी ये देखा गया कि भारत के साथ किस तरह से भारत की मौजूदा विदेश नीति वो कितनी कमज़ोर हो गई है, इन्हीं सारी वजहों से कि आप अपने पुराने विरोधी दलों की जो लीगेसी है, आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया भर में उसकी क्या उपयोगिता रही है ये दुनिया के तमाम देश जानते हैं। हाँ, नाम आंदोलन में नेहरू की क्या भूमिका थी ये पूरी दुनिया अभी भी उसको याद करती है। नाम आंदोलन में क्या भूमिका थी, दूसरा कि तमाम देशों के जो मुक्ति संघर्ष हुए, जी हाँ, मतलब जो स्वतंत्रता के आंदोलन चले, उनमें क्या भूमिका थी। जी। भारत के बाद सबसे पहले मतलब यहाँ तक कि चीन की जो क्रांति हुई, हाँ। जिसको कहा जाता है कि लाल सेना ने वहाँ जो बढ़ी आगे और लॉन्ग मार्च हुआ, उसमें भी किस तरीके से भूमिका रही भारत की, ये समझ में आता है। और दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत बड़ी भूमिका भारत की रही और नेल्सन मंडेला थे वो साफ तौर पे कहते थे कि उन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जो मार्टिन लूथर किंग जी जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो थे वो भी गांधी और नेहरू से प्रेरित थे। जी। तो यानी तमाम दुनिया के अंदर जो मुक्ति आंदोलन चले हैं और उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लड़ाइयाँ चली हैं, उन सबके प्रेरणा स्रोत गांधी और नेहरू हैं, गोलवलकर और गोडसे कहीं भी नहीं है। जी, ये समझने वाली बात है कि पूरी दुनिया में नेहरू और गांधी को उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलनों के नायक के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और उनको समर्थन दिया। नाम जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान ये है कि जिस समय दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, उस समय जो था वो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा जी कि अब जो है इस मतलब कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, और पूरी दुनिया को उन्होंने इस पर एकजुट किया। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब प्रधानमंत्री की ये यात्रा को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि वहाँ ब्रिक्स सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री जाएंगे और कई देशों की यात्रा है इसमें और 8 दिन लंबी यात्रा है। इधर प्रधानमंत्री से तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब तो रहते हैं तब भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में रहते हुए भी ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब पहलगाम की घटना हुई थी तब यहाँ 2-2 सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे। ये सवाल उठाया ज़रूर जा रहा है कि प्रधान यहाँ जब तमाम सवालों से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री, उस दौरान वो लंबी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ रहते ही प्रधानमंत्री उन सवालों का कौन सा जवाब दे रहे थे, और देना भी होगा तो वो जवाब तो वहाँ से भी भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ से जवाब भेज सकते हैं, लेकिन जवाब दिया नहीं है उन्होंने कोई समीर जी, और इसको लेकर काफ़ी सारे जो है वो सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये कि सवाल जो है वो सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना एक वक्तव्य जो है समीर जी जारी किया है कि वो विदेश मतलब जा रहे हैं कितने देशों की यात्रा पर। कहा यह जा रहा है कि अब तक का प्रधानमंत्री का सबसे लंबा जो है ये विदेशी दौरा है, एक साथ 5 देशों की यात्रा पर 8 दिन के लिए वो जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो अब वो कितना आगे जाते हैं, क्या करते हैं, ये अब क्या करके आते हैं, किन देशों की यात्रा। अब ब्राजील जा रहे हैं, जैसे वहाँ वो ब्रिक्स के उसमें हिस्सा लेंगे, तो अब ब्रिक्स को तो ट्रंप कह चुके हैं एकदम से कि ब्रिक्स तो खत्म हो गया, ये कहा था ना प्रधानमंत्री मौजूदगी में कहा था। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इधर ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि भारत के साथ समझौता फाइनल स्टेज में है, डील जो है और डील होने जा रही है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ है, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ भारत बहुत अच्छी डील जो होने जा रही है। तो आखिर वो डील क्या होने जा रही है देश को मालूम पड़े, और देश यही तो जानना चाह रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी बार बार कह चुके हैं, 20 बार दोहरा चुके हैं कि इसी डील जो भारत और उसमें ट्रेड डील को का ही डर दिखाकर हमने सीज फायर कराया है। सीज फायर का जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन एस जयशंकर ने अमेरिका में ही परसों जो बयान दिया था, जिसको हम लोगों ने कल उस पर चर्चा भी की थी, वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं ये वही डील तो नहीं है जो अब भारत करने जा रहा है। और इस डील के बारे में भी अमलेंदु जी जो भी खबर आ रही है वो अमेरिका से ही आ रही है।
जैसे सीज फायर की खबर अमेरिका से आई, भारत की तरफ से उस पर कोई खबर नहीं आ रही है। लग रहा है जब डील हो जाएगी तभी भारत की ओर से बताया जाएगा कि हाँ हमने डील कर ली है। हाँ बिल्कुल, यही समझा जा रहा है कि जब डील हो जाएगी और उसके बाद ही बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा, कुछ पता थोड़ी नहीं है जी। यहाँ लागू हो जाएगा, अब कहा जाएगा कि पता ही नहीं चले। हाँ। संसद से वैसे ही भाग रहे हैं, संसद में चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद में आते ही नहीं कोई जवाब दे। जी। सरकार क्या जवाब देती है वो नहीं देना चाहेगी तो कोई ऐसा मुद्दा उठा लेगी कि संसद में कार्रवाई चले ही नहीं, बाधित कर दिया जाए संसद को। हाँ। जब तक बीजेपी की रणनीति रहती है। लेकिन इस पर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं कि आखिर डील क्या हो रही है, देश को गुमराह क्यों किया जा रहा है, देश को भरोसे में क्यों नहीं लिया जा रहा है कि क्या डील हो रही है। और जैसा कि कहा था कल एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा था कि जो जेडी वेंस थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप कुछ शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक बड़ा हमला करेगा जी। ये उनका कहना है एस जयशंकर का। और यही ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी रात भर जो थी वो दोनों देशों से बातचीत हुई और मैंने कहा कि इसको रोको, स्टॉप इट वरना डील खत्म कर दूंगा। ये कहा उन्होंने। तब जाकर दोनों देश जो थे वो तुरंत बहुत समझदार हैं दोनों देश, और दोनों देशों ने वो सीज फायर करने की घोषणा कर दी। और ये घोषणा भी जो ट्रंप ने की सीज फायर की, उसके बाद में भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के DGM ने कहा तो हमने जो है इसको किया है। तो अब ये समझिए जी जिस तरीके से जयशंकर बोले हैं, हालांकि मुझे लगता है कि विपक्ष को इसको सवाल उठाना चाहिए था। विपक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया हमको देखने को नहीं मिली। हम लोगों ने कल जबकि इस पर चर्चा की उसके बाद विपक्ष इस पर सोया हुआ कि इतनी साफ स्वीकारोक्ति अगर एस जयशंकर बात कर रहे हैं तो विपक्ष ने इस पर अभी तक सवाल क्यों नहीं उठाया, या विपक्ष समझ नहीं पाया कि एस जयशंकर ने कहा क्या है। लेकिन डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कह रहे हैं कि भारत के साथ डील जल्दी ही होने वाली है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और बार बार ये सारी खबर डोनाल्ड ट्रंप ही दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहा है, भारत अमेरिका के साथ क्या करने जा रहा है। अब इस सवाल का भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि आखिर भारत के फैसलों की सूचना डोनाल्ड ट्रंप क्यों दे रहे हैं। सुन लेते हैं डील के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है। कह रहे हैं कि भारत के साथ जल्दी ही डील हो जाएगी और डील हो जाएगी, लेकिन भारत की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है कि कौन सी डील हो रही है, क्या होगी, किस मुद्दे पर होगी और उस डील से भारत को क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें जो आनी चाहिए भारत के लोगों को, भारत की तरफ से बताया जाना चाहिए, वो सारी खबर डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं सारी खबर। और इसको एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं समीर जी इसको कि राहुल गांधी जो हैं नेता प्रतिपक्ष बने, और नेता प्रतिपक्ष बने हुए आज उनको पूरा 1 साल हो गया है जी। तो ये खबर, इस पर उन्होंने एक न्यूज़लेटर भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में 1 वर्ष पूरा करने पर मैं इस पूरे साल की यादों, अनुभवों और संविधान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे संसदीय भाषणों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मेरे विजन और 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के पीछे के कारकों के बारे में पढ़ें। ये उन्होंने अपना एक न्यूज़लेटर जारी किया है, इसको किया है। तो आज 1 साल उनको नेता प्रतिपक्ष होने पूरा हो गया है जी। चूंकि ये घोषणा की गई थी कि भाई 7 जुलाई से ही जो है वो नेता प्रतिपक्ष माने जाएंगे, ये घोषणा थी तो आज मतलब हो गया जी। हाँ, तो 1 साल उनको हो गया और ये एक महत्वपूर्ण साल रहा। उसके पहले ही, चुनाव के पहले से ही जिस तरह से राहुल गांधी ने कैंपेन चलाया था सरकार के खिलाफ, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान का मुद्दा, ये बहुत सारे मुद्दे बहुत प्रभावी रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत तो नहीं पाया लेकिन बीजेपी को हराने में कामयाब रहा, बीजेपी को काफ़ी नीचे लाने में कामयाब रहा। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार ये हुआ कि अपने बल पर बहुमत पाने में बीजेपी नाकाम रही। हाँ, अपने बल पर बीजेपी बहुमत पाने में नाकामयाब रही। और जो 400 पार का नारा था वो 400 पार का नारा था वो 240 पे आकर अटक गया जी। हाँ। इधर समीर जी एक बड़ी खबर ये है कि 2025 की जो शुरुआत के 3 महीने थे उनमें महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी जान ली जी। और इसको लेकर एक खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसको हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद फिर रोहित पवार जो एनसीपी शरद पवार के नेता हैं, उन्होंने भी किसानों की लेकर बात कही है, वो भी हम लोग जी। बिल्कुल, किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा जो कल से उसका सत्र शुरू हुआ है, लगातार वहां इस पर सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं किसानों को लेकर। उसी पर कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी सरकार में किसान भारी कर्ज से दबे हैं, वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, खेती के सामान पर GST लगी है, उन्हें फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन आज किसानों की आय लिखने की बजाय उसमें आयु लिखा है आधी हो गई है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटने वाले नरेंद्र मोदी देश के पूंजीपतियों का
लाखों करोड़ का कर्ज तो माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं करते। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाताओं को तबाह करने पर तुले हैं। और वो जो 767 किसानों ने पिछले 3 महीने में जो सुसाइड किया है, उसको लेकर उसका स्क्रीनशॉट एक दिया हुआ है खबर का। और उसी पर महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता रोहित पवार ने भी प्रतिक्रिया जताई है। और आपको बता दें कि कल से ही विधानसभा का सत्र शुरू होने के समय ही वहां पर लगातार विधानसभा में अंदर और बाहर इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सुनते हैं रोहित पवार ने क्या कहा है। रहे कि किस तरीके से विधानसभा में किसानों के मुद्दों को उठाने पर भी सरकार नाराज रही और मना कर दिया गया। नाना पटोले को कल ही वहां पर सस्पेंड कर दिया गया था। जी, कल ही नाना पटोले को सस्पेंड किया गया और कल भी विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था, किसानों के मुद्दे पर ही किया था। और कल तो रोहित पवार एक पोस्टर हाथ में लिए हुए तो कहते ये गजनी सरकार। जी हाँ, इसको गजनी सरकार सब भूल जाती, कुछ याद नहीं रहता, इसको कुछ याद नहीं रहता। तो उसको गजनी सरकार की संज्ञा जो थी वो रोहित पवार ने दी थी। और किसानों के मसले पर ही कल पूरे प्रदेश में एनसीपी शरद पवार ने प्रदर्शन भी किया था। और कल महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उसके विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा में बाहर प्रदर्शन किया था और सदन के अंदर भी प्रदर्शन किया था। उसी प्रदर्शन में जो नाना पटोले जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वहाँ विधायक हैं, वो सदन के बीचों बीच जो बेल में आ गए थे, तो बेल में आने पर उनको फिर निलंबित कर, कल सस्पेंड कर दिया था। उसके खिलाफ फिर विधायकों ने वहाँ प्रदर्शन भी किया। तो किसानों के मसले पर सरकार माफी मांगने को तैयार नहीं है, ये साफ तो समझ में आ रहा है। और आपको समझ याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस जब पहले मुख्यमंत्री थे, उस समय भी 2 बार बहुत लॉन्ग मार्च जो थे किसानों के वहाँ निकले थे और समझौता किसानों से किया गया था, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। फिर जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था, उसको भी फिर जो समझौता कर लिया था कि देवेंद्र फडणवीस ने जो वादे किए थे उसको पूरा किया जाएगा। तो अब फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और किसानों की समस्याओं पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, ये समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है और यही इसीलिए जो गजनी का पोस्टर, गजनी सरकार का पोस्टर लेकर रोहित पवार कल प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर सारे विपक्ष के विधायक कर रहे थे। उनका ये कहना है कि सरकार चुनाव के पहले वादे कर लेती, लेकिन उसके बाद वो भूल जाती है। सरकार वादे करती है और भूल जाती है। अब बहुत सारे वादे हैं, लेकिन किसानों को लेकर ये जो तस्वीर है और किसानों को लेकर जो आंकड़े हैं कि पिछले 3 महीने के भीतर 767 लगभग 800 किसानों ने अपनी जान दे दी, ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है अमलेंदु जी। और वो भी तब जब 2022 में ही किसानों की इनकम डबल करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। हाँ, वायदा ही नहीं किया था, दावा भी करने की दावा हो चुकी है। हाँ, कि हो चुकी है, दावा भी करने की हो चुकी है। उसके बाद अगर अकेले महाराष्ट्र तो वैसे भी किसानों द्वारा अपनी जान लिए जाने के मामले में पहले से भी रहा है और वहाँ दिक्कतें रही हैं, लेकिन ये सरकार किस तरीके से किसान विरोधी हो चुकी है। विपक्ष का ये आरोप है कि शुरुआती 3 महीने जो थे इस साल के, और जबकि सरकार वहाँ बन चुकी थी बीजेपी की 56 फाड़ बहुमत के साथ, उसके बाद 767 किसानों ने अपनी जान खुद ले ली है। ये गंभीर मसला है और बड़ी फिगर है, एक तरह से कहा जाए, किसानों की दुर्दशा दर्शाने के लिए कि ये सरकार किस तरीके से पूंजीपति मित्रों की मदद करती है और किसानों के विरोध में है, ये विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह कि इस मुद्दे को विधानसभा में चर्चा के लायक नहीं समझ रही है सरकार। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। और बड़ी बात यह है कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, जिस तरह से घिरा है, आज क्या विपक्ष के नेताओं के साथ वो बैठक करता है, उनकी आपत्तियों को सुनता है, या फिर एक लाइन में फिर वो अपना यही जवाब भेज देगा कि ये सारे आरोप गलत हैं। ये देखने वाली बात होगी, इस पर रहेंगी हमारी निगाहें। तमाम दूसरी खबरों पर भी